और जिनके पास पैसे थे, जिनके बच्चे सोने का चमचा लेके आए हैं, उनको पता भी नहीं सियासत क्या, उन्होंने पैसे दिए और टिंके 900। ये बताया ना इमरान खान ने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो नून लीग ने क्या काम? बाबर साहब आए थे और उन्होंने आके बैन लगा दिया था, जिसके अंदर हमारा ख्वाजा अहमद खान रोड भी रुक गया और हमारा ये जो राजपा ये भी तो रुक ये गया। 1 साल हो गया आपकी गवर्नमेंट है, तो बना लेना था ना ख्वाजा अहमद साहब। रियाज सादिक साहब हमारे एमएनए हैं जी, एमपी है हमारे, सलमान रफीक साहब है जी। क्या सरदार साहब और सुहेल शौकत भट्ट साहब जी, आपने किसको बेहतरीन पाया? कि आप अपने चेयरमैन के बारे में क्या कहेंगे कि चेयरमैन साहब के साथ आपके कैसे ताल्लुकात रहे और चेयरमैन साहब ने आपको कितना फंड दिया, कितना सपोर्ट किया? यूनियन काउंसिल जाने आने में आपको प्रॉब्लम, जैसे आपके वाइस चेयरमैन थे वो यूनियन काउंसिल में गए ही नहीं, तो ठीक है। क्या ये वजह तो नहीं थी कि आप दोनों ही जो थे वो राणा साहब के पैनल के नहीं थे, तो आप दोनों की आपस में बन गई और फिर बाकी काउंसलर जो है वो राणा साहब के फेवरेट थे? तो क्या साल एक दिन देख रहा था, उसने कहा कि माँ बच्चे को जब अपनी बगल में उठाती है ना जी तो पता क्यों उठाती है कि जहां तक मैं देख रही हूँ ना वहां तक मेरा बच्चा भी देखे। जी और बाप अपने बेटे को कंधे पे उठाता है, जी वो इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूँ ना मेरा बेटा उससे भी आगे देखे। उससे भी आगे। और मेरे ख्याल में जो उस्ताद होता है ना जी जी वो बाप के बराबर ही होता है। जी। और उस्ताद को चाहिए जो मेरा शागिर्द है ना मैं उसको कंधे पे उठाऊं जी कि वो मुझसे भी आगे देखे। जी। आपका इरादा है कि आगे आप चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का कोई इलेक्शन पूरे फैसल टाउन का या यूसी 149 का इलेक्शन लड़ेंगे? ताकि मेरी जात पे कोई बात कर ले लेकिन उन लोगों को बात ना करे कि जिन्होंने कहा था यार इस बंदे को वोट दो। जी। और वो आज भी वो बंदे मुझे ये बात कहते हैं, जहाँ मिलते हैं काफी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े हैं, मैं नाम इसलिए लूंगा कि किसी का भी रह गया फिर दिलादारी होती है। आप हमें एक्टिव नजर आए, तो ये सारा कुछ कैसे हैंडल कर लेते हैं? जिस पैनल से सियासत आपने शुरू की, मतलब जहां से आप काउंसलर का इलेक्शन लड़े, जी, उनको छोड़ने की कोई खास वजह तो नहीं थी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शहबाज, चैनल दी पॉइंट से। आज हमारे साथ हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत प्यारे नौजवान, साबिक काउंसलर, समाजी और फलाही शख्सियत जनाब मियाँ शराफत साहब मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम इनसे मुख्तलिफ मौजुआत पर सवाल करेंगे। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूँ। जी मियाँ साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। आप साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। आप साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को अपने चैनल पे बुलाया और इजहार ख्याल के लिए बुलाया, ये आपकी मेहरबानी है। तो आप सुनाएं, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्लाह का। मियाँ साहब, वैसे तो आपका सियासी तारुफ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमें जलारा गांव के बारे में कुछ बताएं कि ये कब आबाद हुआ, क्योंकि इस इलाके में सबसे पहले आबादी वही थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप सब उसके बारे में तो ये पता है कि जो हमारे आबाओ अजदाद है जी, जैसे कि जलारा अगर हमारा एक गांव है उसकी एक तरीक है, आज भी हम जलारा के नाम से ही पहचाने जाते हैं जी। तो उसमें यह है कि जो दादा जान थे, दादा जान से जो उनके वालिद साहब थे उनकी भी जो है वो जलारा कब्रिस्तान में ही अभी तक उनकी जो हमारी उनकी कब्रें हैं वो मौजूद है जी। तो इससे है कि ये कबल हमारे जो दादा जान उनकी 100 साल उम्र हुई है जी। तो वो भी इधर ही है, उनके वालिद साहब की भी इधर है, तो इससे आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना है। पुराना? हाँ जी। अच्छा, एग्जैक्टली मतलब पता नहीं है कि भाई कब से है। हमारी 3-4 पीढ़ियां तो अभी इधर ही चल रही हैं जो पीछे से हैं। जी जी। तो अब उधर और भी आबादी आके आबाद हो गई है, लेकिन पहले एक पूरा गांव था, वहीं से जी अल-फैसल टाउन वहीं से आबाद हुआ। जी। अब सब अब देखे ना कि अल-फैसल टाउन बन गया तो अब तो हम, लेकिन ये है कि हमारे जो अपने जब एक पुराना गांव था, आपको पता है कि उसमें फ्री होता है, आपस में रिश्तेदारियां होती हैं, तो वो चंद घर हैं, उनमें से भी चंद जैसे आप जानते हैं काफी को जो यहाँ से बाहर चले गए हैं, जैसे जैसे फैमिलियां बड़ी हो रही हैं वो अपने अपने सब अपनी अपनी जगह बढ़ा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन ये है कि वो सबका प्यार मोहब्बत अभी वही है और हम अभी तक जलारा से ही पहचाने जाते हैं, हमारी पहचान है। पहचान जी, हमारी पहचान है। अच्छा जी मियां साहब, आपके वालिद साहब एक समाजी शख्सियत, आप भी एक समाजी शख्सियत, और फिर आप लोगों ने फैसला किया सियासत में आने का, तो कैसे आप सियासत में, कहाँ से शुरू की, किसके साथ आप पहले मुंसलिक रहे? हाफ साहब असल में ना पहले तो इतना सियासत का नहीं था पता और ये भी नहीं था पता कि हाफ साहब कि ये काम कैसे करवाते हैं, जैसे कि यूनियन काउंसिल का नहीं था पता। जो बचपन में जब स्कूल दौर था, पढ़ाई करते थे दोस्तों के साथ, तो तब ना एक छोटा सा दिल में वलवला, और पहले वो आपको पता है जैसे लाहौर में बसंत होती थी, बसंत मनाना, ये चीज़ों का ज्यादा पता था। फिर बाद में थोड़ा सा शौक ये आया कि हमारी एक आबाई मस्जिद भी है जलारा के नाम से, उसके लिए हमने दोस्तों ने कदरों ने मिलकर फ्लाई किया। फिर हमने एक छोटी सी तंजीम बना ली जिसमें हम सालाना महफिल मिलाद कराते हैं, जिस वजह से मुझे शोहरत मिली,
जिस वजह से मुझे नाम मिला। और ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप सरकार वसल्लम के घराने से ही, उनकी निस्बत से ही जो मुझे जो मिला। फिर हमने एक छोटी सी तंजीम बना ली जिसमें हम साउंड वगैरह, थोड़े से बर्तन, ये चीज़ें हमने रख ली। उसमें आप सब आस्ता आस्ता फिर खुद ही हम गली मोहल्ले के काम करने लग पड़े। कोई फौतगी हो जानी वहाँ पे, किसी बच्ची की शादी तो वहाँ पे, तो बच्ची की जो शादी वाला सिस्टम है वो अभी भी है। और जो हमारा जो छोटा सा एक फ्लाई सिस्टम है वो है, लेकिन मैं ज़रा सियासत में मसरूफ हो गया, अब वो मेरे वालिद साहब कर रहे हैं। उसमें ये है कि आप सब फिर सब दोस्तों ने इजहार किया, जिसमें एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मियाँ सईद साहब, उन्होंने पहली दफ़ा आके घर कहा कि जी आपको शायद पता होगा तब यूसियाँ हो गई थी, ताईपुरा भी हमारे साथ अटैच हो रहा था। उन्होंने कहा जी हमने आपको सियासत में लेना है। मैं मुझे तो पता ही नहीं कैसे करनी। उसके बाद फिर हमने दोस्त काफ़ी आए, फिर कागज़ जमा कराए, इलेक्शन डिले हो गया, फिर दोबारा आ गया। फिर मेरे बुजुर्ग जो थे हाजी तारक महमूद साहब मेरे चचा भी थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो अब इस दुनिया में उनका बड़ा सपोर्ट थी। वो मेरे चचा भी थे, मेरे ससुर भी थे, और मेरे अब्बा जी वो सियासत को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा बेटा खिदमत करनी वैसे करो, ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे छुप के ये कागज जमा करवाए, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ आप साहब। तो जब मैंने वो अपना नॉमिनेट हो गया, फिर मैंने बताया, उनका इजहारे मेरे साथ वो नाराजगी थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा आप पीछे नहीं हटना, तो ये उनकी काबिज थी, मेरे साथ थे। फिर मैं ये मेरा सियासी सफर शुरू हो गया। लेकिन 2013 में पहली दफा हमने मियां अमर खलील साहब यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो बड़ों ने उनके साथ सपोर्ट की। लेकिन मैं सुहेल शौकत भट्ट साहब हमारे एमएनए थे, तो उनके साथ सपोर्ट की और उनको फिर किया, और उसके बाद फिर मैं सियासत में आ गया। जी। अच्छा, पहला इलेक्शन आपकी, वैसे आपकी फैमिली में से पहले कोई सियासत में था? हमारी फैमिली में से पहले 2 दफा इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन 2 दफा विन नहीं कर सके। पहली दफा मियां अमजद बशीर साहब थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो भी अब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब हमारे बाबूजादाद बताते हैं कि छतरी निशान था, तो तब एक हल्का था, एक ही काउंसलर होता था, उसमें वो हार गए। उसके बाद हमारी फैमिली में से एक और इलेक्शन लड़ा गया जिसमें हामिद सरवर साहब का पैनल था, उसमें हमारी फैमिली को पग निशान मिला। तब से हामिद साहब मेरे दिल में था कि इंशाल्लाह ताला जो पग है ना, ये पग मैं बांधूंगा और अपने इलाके में दोबारा अपनी पग लेके आऊंगा। तब भी हम दोनों सीटें हार गई। वो सज्जाद साहब ने जो जी, सज्जाद साहब ने लड़ा था, वो भी हमारी फैमिली से। फिर तीसरी दफा जब इलेक्शन आया तो मैंने बाल्टी के निशान से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पैनल से लड़ना चाहा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली। तो कागज मैंने इन सब पैनलों के साथ जमा करवाए थे अपने, लेकिन फिर जब नहीं मिली तो फिर मैं बाल्टी के निशान पे आजाद ही खड़ा हो गया। अच्छा। फिर हमने आमर खलील साहब के पैनल से लड़ा और मुझे अल्लाह पाक ने इज्जत दी। वो भी मेरे बड़ों जो मेरे बुजुर्ग थे उनकी काबिज थी, क्योंकि उनको लोग जानते थे। उनकी वजह से फिर मुझे 2016 में मैंने इलेक्शन लड़ा और मुझे ये सीट मिली। और जो लोग मेरे साथ चले थे उनके साथ में आज तक भी चल रहा हूँ। अच्छा, जीतने के बाद आपने मुस्लिम लीग नून बाकायदा ज्वाइन कर ली? वो आप सब ऐसे था कि साथ जो 2 साथ चले थे ना, जिन्होंने इलेक्शन में लाने की कोशिश की, जिन्होंने साथ सपोर्ट की, जो पीछे थे, जिन्होंने समझ लें कि माली जानी सारी सपोर्ट, सबको एक जगह पे पैनल पे इकट्ठा किया। वहां से उनसे मशवरा लिया, पूछा, उन्होंने कहा बेटा चाहे नून में जा, चाहे जिधर मर्जी जा, हमें काम चाहिए। तो उस टाइम मैं तो है ही नून लीग के साथ था। 2013 में भी हम सुहेल के साथ थे, सुहेल भट्ट साहब थे। फिर 2016 में हमारा इलेक्शन हुआ, सुहेल शौकत भट्ट साहब थे, मैं सुहेल शौकत भट्ट साहब के साथ चले गया मुस्लिम लीग नून। वहीद गुल साहब के साथ मैंने जाके अपने पेपर जमा कराया मुस्लिम लीग नून में, अपनी शमूलियत कर ली मैंने। मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरा एक वो, मैंने जो लोग अक्सर करते हैं जीत के, जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं बैठा रहूंगा, मुझे को लेने आएगा, मेरी निस्बत ही नून लीग से थी। तो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शुरू से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को लाइक करते हैं। वो अपने पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, लाहौर के लिए बड़ा काम करते हैं, तो किया भी है, सबको पता है। तो इसलिए फिर आप सब मैं मुस्लिम लीग नून के साथ बाकायदा आपने ज्वाइन कर, बाकायदा है तो आई था, लेकिन ज्वाइन की। फिर अब ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब हैं, सरदार साहब हैं, उनके साथ चल रहे हैं, इलाके के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस पैनल से सियासत आपने शुरू की, मतलब जहां से आप काउंसलर का इलेक्शन लड़े, जी, उनको छोड़ने की कोई खास वजह तो नहीं थी? मतलब आप नहीं, आप सब उनको छोड़ा नहीं था। एक तो वो भी सारे भाई हैं, वो इलाके के हैं। मियां अमर खलील साहब भी इलाके के थे, उनके साथ नीचे जो पैनल के लोग थे वो भी इलाके के थे। लेकिन वो है कि वो पूरा पैनल ही जो था ना, वो उस टाइम मैं सिर्फ उस पैनल में से जीता था, बाकी सारा पैनल ही हार गया था। अच्छा मियां साहब, ये था कि जीतने के बाद फिर हमें आप बहुत एक्टिव नजर आए और अभी तक आ रहे हैं, मतलब 6-7 साल तो हो गए हैं। जी, बहुत एक्टिव नजर आए। दूसरे काउंसलर्स को हम देखते थे, वो सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को आते थे, और शाम को आके वो फिर भी नजर नहीं आते थे। लेकिन आप सुबह शाम रात को 2 बजे भी साथ, जाहिर बात है आदमी ने अपना मुआश भी चलाना होता है, आप हमें एक्टिव नजर आए। तो ये सारा कुछ कैसे हैंडल कर लेते थे आप सब? उसमें ये था कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, तो जिन दोस्तों ने मुझे सपोर्ट की थी ना,
और जिन्होंने कहा था कि आपने चलना है, कुछ के अल्फाज ऐसे थे जो आज भी मुझे याद है। तो वो अल्फाज के लिए मैंने कहा था कि मेरी जात पे कोई बात कर ले, लेकिन उन लोगों को बात ना करे कि जिन्होंने कहा था यार इस बंदे को वोट दो। जी। और वो आज भी वो बंदे मुझे ये बात कहते हैं, जहाँ मिलते हैं, काफी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े हैं, मैं नाम इसी लूंगा कि किसी का भी रह गया फिर दिल आजारी होती है। तो इसके लिए फिर मुझे ये था कि आप सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ। मेरी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब है, जिसमें मेरे अब्बा जान भी नाराज हैं, भाई भी है, मेरी फैमिली भी है। मेरे बच्चे अभी तक मुझे कहते हैं पापा जब आप काउंसलर नहीं ना बने थे तो आप पिज्जा टाइम से खिलवा देते थे। अच्छा। अब हम आपसे पिज्जा मांगते हैं तो आप हमें मिलते ही नहीं है जी। तो इसकी वजह से मैं ज्यादा इधर टाइम दिया। इसकी वजह से शायद अल्लाह पाक ने जो है ना वो मेरे घर का निज़ाम भी ठीक है। और ये भी बात है कि अब सब पहले मैं एक जॉब होल्डर था, लेकिन जब मैं काउंसलर बना, लोगों में आया, फिर एक नाम मिल गया, मैं मशहूर हो गया, जिसके जैसे आपको पता है अब मैं ज्यादा मियाँ शराफत पग वाले के नाम से मशहूर हो गया। तो फिर मैंने प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कदम रखा, फिर दोस्त मिले, फिर प्रॉपर्टी में थोड़ा सा अच्छा काम जो है ना वो अल्लाह पाक ने और ज्यादा जो है ना वो मेरा सिलसिला कारोबार का भी बना दिया। अच्छा मियाँ साहब, आपने बात की कि मेरे दोस्तों ने जो है वो चूंकि वादे किए थे, आपने जलसे में भी किए होंगे, कहा भी होगा। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है। एक काउंसलर साहब थे तो वो हर इलेक्शन में, वो जब इलेक्शन में हर जलसे में करते थे कि जी इतने दिन आप हमें दें, मतलब इतने घंटे आप हमें दें, फिर हम आपको 5 साल देंगे। तो वो इलेक्शन के बाद नजर नहीं आए वो काउंसलर साहब। तो बहुत मुश्किल होता है कि बंदा अपना मुआश और जो है जो वादे किए, जो बात की है, वो बात ही पूरी कर दे। आप एक काउंसलर थे, आपको बाकायदा कोई फंड तो नहीं मिलता था, अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं, लेकिन आपने आवाम के दिलों में, आज हमने जब आपकी पोस्ट गई तो उस पर भी लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे जी मियां शराफ, मतलब आपको पूरे अल-फैसल टाउन में लोग प्यार की नज़र से देखते हैं। तो क्या आपका इरादा है कि आगे आप चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का कोई इलेक्शन पूरे अल-फैसल टाउन का या यूसी 149 का इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए आप सब, पहले तो ये है कि मैं जो दोस्त मेरे साथ है ना उनसे राय लूंगा जी। अगर हमेशा इलेक्शन अकेला बंदा नहीं लड़ सकता जी। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें फैमिली होती है जी जी। उसमें फैमिली सपोर्ट हो जी। फैमिली सपोर्ट के बाद आप सब ये है कि दोस्तों की सपोर्ट हो, फिर इलाके की सपोर्ट हो जी। और इन तीनों चीजों के बाद आपके पास साथ पैसे की सपोर्ट हो, जो अब इलेक्शन अब चल रहा है जी। उसमें यह है कि आप सब इलेक्शन इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही, क्योंकि जैसे आपने शुरू में एक बात कर दी कि आप जलारा गांव के बारे में क्या बताते हैं जी। तो आपको पता है कि जलारा एक हमारा आबाई था, आबाई में हमारे बड़ों के अंदर एक उनका शुरू से नाम है इधर, और उनके खून से ही हमें मिला हुआ है कि यार आपने ना खिदमत करनी है जी। तो वो हम जो खिदमत है ना अंदर है, चाहे इलेक्शन पहले भी नहीं लड़ा था तो खिदमत की थी, लड़के जरा ज्यादा थोड़ा सा नाम हो गया, महकमे में पहचान हो गई, तो आप सब इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर मौका मिला तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो हमारी क़यादत है, सरदार याद सादिक साहब हैं, ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब हैं, अगर वो इस लायक समझेंगे और अगर वो इलाके में कहेंगे कि यार कोशिश हम करेंगे। अच्छा, आपकी तरफ से ओके हो तो बाकी क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि हम लोग नहीं चाहेंगे कि एक आदमी है, वो सारे तो हमने नहीं देखे कि जिस तरह आप टाइम देते हैं, जिस तरह से आप जान पहचान करते हैं, लेकिन आप सब कुछ ये भी है ना, मतलब आपकी अगर फैमिली से आप ओके हो जाते हैं, फैमिली की बात नहीं, आप सब उसमें क्यों नहीं कंसीडर, आप सब उसमें ये है ना कि फैमिली की ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना शुरू से आप भी सियासत में रह चुके हैं, हमने आपका इलेक्शन भी देखा हुआ है ठीक है, और हमने आपका दौर भी देखा हुआ है। उसमें यह है कि आप सब इस चीज को आप भी एग्री करेंगे कि जब आपने सियासत में आना, उसमें ये नहीं है कि आप बड़े अच्छे वर्कर हैं, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन उसके पास आपके साथ ना एमपी एमएनए जो एक पार्टी की सपोर्ट नहीं, आप सब उसमें ये गुडविल जी, मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मेरा चीता, फिर जब चीतों को टिकटें मिल जाती हैं, फिर जो हमारे जैसा वर्कर होता है जिसने मेहनत की होती है वो रह जाता है। हाँ जी, वो ये होता है। लेकिन आप शुरू से ही दिल बर्दाश्त हैं या आपको उम्मीद है कि आप अगर चेयरमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी? नहीं, मैं दिल बर्दाश्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं ऑलमोस्ट ये देखता हूँ। अभी मैंने ये दूर ना चले जाए, छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये जैसे अभी इलेक्शन थे और जो पीटीआई के लोग बड़े घूम रहे थे, वो बेचारों ने बड़ी मेहनतें की हैं, और जिनके पास पैसे थे, जिनके बच्चे सोने का चमचा लेके आए हैं, उनको पता भी नहीं सियासत क्या, उन्होंने पैसे दिए और टिकटें ना देखे ना, ये सियासत का हिस्सा है ना आप साहब। तो ये इस तरह है, तो ये चीज बेसिकली आपको लगता है कि नॉन लीग में मैंने ये चीज नहीं देखी। अच्छा, नॉन लीग में जो है वो आपसे शायद सीनियर लोग भी बहुत, जी बिल्कुल है, तो वो सीनियर भी अप्लाई करेंगे जी चेयरमैन के लिए? नहीं, ये स्टेप होता है ना जी, बिल्कुल इस चीज को मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में 2-3 ऐसे नाम हैं
2-3 से ज्यादा 4 नाम होंगे जी। जो सीनियर हैं जी और वो हर दफा कागज भी जमा कराते रहे हैं जी और अपना जिसको टिकट मिली फिर उसने लड़ा और उसके बाद फिर वो उसकी सपोर्ट भी करते रहे हैं। जैसे जी। कि मसलन के जैसे हमारे चेयरमैन यानी राम आप साहब हैं। आपका बिल्कुल जहन नहीं है कि आप जैसे काउंसलर में आपने आज़ाद वाली हैसियत थी, आपको अगर टिकट नहीं मिला तो आप आज़ाद बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे और पार्टी के पाबंद रहेंगे कि अगर आपको टिकट नहीं मिला किसी और को मिला तो आप जो है इलेक्शन जो है उसका इलेक्शन लड़ेंगे। ज़ाहिर है आप सब पहले एक नाम तो नहीं फिर था इस तरह तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। आप सब मतलब अगर वो जो सीनियर हैं जी जी उन्होंने छोड़ना नहीं तो आपका तो नंबर ही नहीं आना। तो वाइस चेयरमैन के लिए तो आपको कंसीडर चला कर लेना चाहिए उनको। आप सब ये तो अब आप सीनियर हैं आपको भी पता है और दूसरा ये हमारी क़यादत भी ऊपर बैठी है उनको भी पता है और तीसरा ये है कि जो इलाके में सीनियर है जी उनको भी चाहिए कि मैं कहता हूं कि हमेशा मैं उस्ताद उसको मानता हूं जी जो उस्ताद के अक्सर स्कूल में भी वैसे भी मिसालें देखते हैं। मैं एक जी छोटी सी मिसाल एक दिन देख रहा था, उसने कहा कि माँ बच्चे को जब अपनी बगल में उठाती है ना जी तो पता क्यों उठाती है कि जहां तक मैं देख रही हूँ ना वहां तक मेरा बच्चा भी देखे। जी और बाप अपने बेटे को कंधे पे उठाता है जी वो इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूँ ना मेरा बेटा उससे भी आगे उससे देखे। भी आगे। और मेरे ख्याल में जो उस्ताद होता है ना जी जी वो बाप के बराबर ही होता है जी। और उस्ताद को चाहिए जो मेरा शागिर्द है ना मैं जी। उसको कंधे पे उठाऊं जी कि वो मुझसे भी आगे देखे। जी इससे आप बेहतर समझदार जी हैं और जो उस्ताद हैं हमारे इलाके में उनको जी। चाहिए कि मैं ऐसे शागिर्द तैयार करूं जी कि बंदा जो है ना कहते हैं कि इंसान जो है ना कि जो बंदा है जो वो फौत हो जाता है ना जी इंसान फौत होता है शख्सियत जो है वो मरती नहीं है जी, तो शख्सियत बंदे को नहीं। शख्सियत बनना चाहिए। शख्सियत बनना चाहिए। अच्छा मियां साहब आपने बड़ा अच्छा एक काम किया, देखें सियासत हमने भी की है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, मतलब पता है लोगों को, एमएनए साहब को भी पता है, एमपीए साहब को पता है, साहब का एमएनए को भी पता है कि मियां शराफत हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही आपकी बड़ी अचीवमेंट है कि आप सियासत में आपका एक नाम है, एक पता चलता है कि जी मियां शराफत साहब, और आपको पूरा जो हमारा इलाका है वो जानता है। अच्छा मियां साहब आप काउंसलर बन गए तो आपके साथ और काउंसलर भी बने थे, तो बाकी काउंसलर्स के साथ आपका कैसे ताल्लुकात रहे, कैसी कोऑर्डिनेशन रही? हाँ सब ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ताल्लुक तो उनके साथ बड़े अच्छे थे जी लेकिन वो पता नहीं है जो कोई भी गवर्नमेंट होती है ना वो चाहती है कि सियासतदान का आपस में तल्लक ना रहे। जी हमारी वैसे तो हदबंदी कोई नहीं है लेकिन जी। हमारी यूनियन काउंसिल में हदबंदियां आ गई जी जिसमें अब देखे ना कि जो आप बता रहे हैं कि जलारा गांव, जी। जलारा अब गांव तो नहीं है, फैसल टाउन ए ब्लॉक है लेकिन उसके अंदर एक जो इलाका है ना उसमें जो मेन जो गली है ना जी हाँ साहब वो जो हमारा मेन है वो आधा मेरे पास है और आधा नहीं है। जिधर मेरा नहीं है ना उधर मेरी फुप्पो रहती हैं उधर मेरे चाचा रहते हैं। उससे अलग भी ये देख लें वो फखर जमान साहब की वार्ड थी। आगे चले जाएं आतिफ अलीम साहब थे वहां पे मेरे जैसे मेरे ससुराल में से ताया ससुर है उनके 6-7 घर हैं ज्यादा भी हैं मतलब कि बड़ों का एक तल्लक था। तो उसकी वजह से ये होता था कि जब कोई उधर का मौजूदा काउंसलर था ना जैसे आपने बताया अल्लाह ने ना एक इज्जत दे दी, जी अल्लाह ने एक नाम दे दिया तो लोगों ने ना कहना शुरू कर दिया यार उसको बुलाओ वो काम कर देगा, जी उसको बुलाओ वो काम कर देगा। मुझे कोई बंदा काम कहता था तो मुझे टेंशन होती थी कि इस बंदे ने मुझे काम कह दिया यार ये ना कह यार तुम्हें काम कहा तुमने काम नहीं किया। जी तो मैं वो काम के पीछे भागता था। तो उस वजह से काउंसलर जो मेरे भाई थे वो अभी भी मेरे भाई हैं मेरे लिए काबिल इज्जत है वो नाराज हो जाते थे कि भाई तू हमारी वार्ड में क्या लेने आया। अच्छा उसकी वजह से जब हमारी यूनियन काउंसिल में पहला फंड आया मैंने सबसे पहली गली फकर जमान वाली गली थी मैंने कहा राना इनाम साहब वो गली बड़ी खराब है तो मेरे वाला फंड भी फकर को दें और एक काउंसलर राजा शबीर साहब थे उसका भी देके हमने वो वाली गली बनवाई। उसके बाद दूसरी गली मैंने शायद आप जानते हो बिलू स्काई स्कूल अंदर जाके ना तो उसको अंदर जाके अंदर लिंक है वो गली का वो मैंने बनवाई यूनियन काउंसिल। और उसकी वजह से फिर थोड़ा सा ना जो मेरे काउंसलर भाई थे वो नाराज हुए थे कि यार इसका इंटरफेल क्यों आता है हमारी वार्डों में। हालांकि वैसे तो हदबंदियां नहीं है लेकिन ये इसमें लेकिन वासव क्रैसी के साथ मेरा अच्छा था लग रहा क्योंकि वो मुझे कहता था भाई मुझे टेंशन कोई नहीं है अच्छी बात है तुम आगे मेरा काम कराएगा मेरा बटन कम होगा वो इस चीज को समझता था। तो इस वजह से ठीक है सब। क्या ये वजह तो नहीं थी कि आप दोनों ही जो थे वो राणा साहब के पैनल के नहीं थे तो आप दोनों की आपस में बन गई और फिर बाकी काउंसलर जो है वो राणा साहब के फेवरेट थे, तो क्या ये वजह थी चेयरमैन? नहीं मैं नहीं समझता ये वजह थी। हर बंदे का अपना दिन होता है, हो सकता है कुछ गलतियां आप सब मेरे में हो मैं गलत हूँ। मैं ऐसे ही कहता हूँ कि वो मेरे भाई ठीक होंगे मेरे में गलतियां होंगी मुझे वो गलतियां ठीक करनी चाहिए कि आगे से दोस्त जो साथ चले वो साथ ही रहे। राजा शबीर साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, बड़ा वो मेरे साथ मजाक भी करते हैं वो भी ठीक है। फखर भाई को 2-3 दफा घर भी बुलाया था इकट्ठे काम करेंगे वो बस अपनी अपनी एक बंदे की सोच होती है तो वो थोड़ा सा जरा बैक हो गए हैं सियासत से भी इतना इन भी नहीं है।
और खुरम भाई के साथ हेलो हाय रहती है, उनके साथ भी ठीक है। आतब भाई भी आपको पता है कि शुरू से वो सियासत से थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं। जीत वो गए थे लेकिन वो पीछे ही रहे, हाँ टाइम नहीं दे सके, तो उनकी वोट ज्यादा राना इनाम साहब ने दी। तो इसलिए फिर जरा ना ये जो वोटों की हदबंदी है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हाँ प्रॉब्लम। अच्छा, ये हदबंदी की वजह से हुआ। वैसे तो आपके सामने मिसाल एक है कि हम एक गली में 3 वाइस चेयरमैन। जी बिल्कुल, देखे ना आप भी वहां पे वहां पे आप भी काम भी हमने करवाए मैंने भी करवाया, यूनुस शाह साहब ने भी करवाया, जावेद हरल साहब जी बिल्कुल। हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी रही, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। गली में प्रॉब्लम, मतलब वहां पर 250 घर हैं तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आया ना। अब मैं कहता हूँ जो आपने बात की है ना, जब सियासत में बंदे ने आना ना, बंदे ने सियासत करनी है तो फिर बंदे का दिमाग भी बड़ा होना चाहिए और दिल भी बड़ा होना चाहिए। सुननी भी पड़ती है। मैं स्कूल दौर में था, मैं बड़े गुस्से वाला था, फिर जब मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा तब भी गुस्सा, लेकिन जब आप सब में यहाँ पे आया ना, मैं बड़ों की सुनता भी हूँ। अब्बू काफी दफा कहते होते हैं यार तेरे बड़ों ने कभी बात नहीं सुनी, तू हर बंदे की बात में। अब्बू जी कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब तक आप कौन कौन से काम करवा चुके हैं? जो आपने बताया गलियां बताई हैं, बाकी तो आप लोगों के साथ चलते ही रहते हैं। थाना हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती, सुलह हो जाती। चलें, ये तो आपने पहले बता दिया। आप अपने चेयरमैन के बारे में क्या कहेंगे कि चेयरमैन साहब के साथ आपके कैसे ताल्लुकात रहे और चेयरमैन साहब ने आपको कितना फंड दिया, कितना सपोर्ट किया? यूनियन काउंसिल जाने आने में आपको प्रॉब्लम, जैसे आपके वाइस चेयरमैन थे वो यूनियन काउंसिल में गए ही नहीं, तो असल में ना आप सब चेयरमैन साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं है जी, क्योंकि उनके साथ मेरे तल्लुक अच्छे रहे। वो बड़ी इज्जत करते हैं, जब भी जाते हैं तो उन्होंने हमेशा अभी भी वो कहते हैं कि यार दफ्तर आया करो, बैठा करो जी। और जो है ना वाइस चेयरमैन के हवाले से बेसिकली मुझे समझ नहीं आई, उनका आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, जिनकी वजह से आप साहब हमारे काउंसलर इकट्ठे नहीं बैठ सके जी। क्योंकि वो कोशिश होती थी कि जो बंदा उसके साथ जाता था वो कहता था जी मैं चेयरमैन साहब के साथ हूँ, जो उसके साथ बैठ जाता था वो कहता यार ये उस ग्रुप का हो गया, ये इस वजह से ना। तो लेकिन राना इनाम साहब की वजह हमें मुझे कोई नहीं है, वो जब भी बुलाया हम गए हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो सीनियर है और उनका पार्टी में एक नाम है, उनका इलाके में भी एक नाम है, उनके वालिद साहब का भी एक नाम था, आगे राना साहब का भी एक नाम है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो बड़े हैं, उस्ताद भी हैं। उन्होंने इंटरव्यू में भी आपके बारे में कहा है। हाँ जी, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनका बड़ा पाना है। मैंने वो आपका इंटरव्यू सुना, उसमें मैंने राना साहब का भी सुना, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा बच्चा है। ये देखिए जी ये उनकी मेहरबानी है जी। तो लेकिन ये है कि जो फंड के वाले से मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आगे यहाँ पे मैं जब आपसे आके बैठा था, भाई बात कर रहे थे कि जब बंदा किसी महकमे में जाए तो बड़ी अच्छी बात करे और एक्टिव होके बोले। तो मैंने बताया था कि एक्टिव होके बंदा तभी बात करता है आप साहब जब ना हमारा निज़ाम ठीक होगा। बल्दियात का निज़ाम आपको पता है, राना इनाम साहब ने भी कहा था कि हमारा बिल्कुल नहीं ठीक था जी। बल्दियात का निज़ाम जब नहीं ठीक तो फिर हम महकमे में बात ही नहीं कर सकते। कौंसिल की तो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तो बिल्कुल ही एक पावर ही नहीं थी, उसमें काउंसिल के पास भी सब पावर नहीं थी। तो उसकी वजह से यूनियन काउंसिल में फंड आया ही नहीं। यूनियन काउंसिल में कोई काम नहीं आया, कोई फंड नहीं यूनियन काउंसिल से मिला। यूनियन काउंसिल में अगर कोई फंड आया था उसमें से मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक फंड था जो स्टार्ट में आया था, उसमें हमने हरबंसपुरा रोड तला सुपर स्टोर वाली गली है, 3 नंबर गली है, वो उसके अंदर हमारा एक लिंक है, उसको हमने बनवा दिया था। वो बहुत खराब थी और कच्ची थी। उसमें यह था कि अब सब मैं एक दफा सुहेल शौकत भट्ट साहब के पास बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार तू क्या चाहता है? मैंने कहा था अब सब मैं अपना भट्ट साहब मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि शायद आपको लोग हमारे यूनियन काउंसिल से आवाज देते हैं कि जी सब ओके है जी। मैं कहा जी लेकिन आपको एक छोटा सा एड्रेस बताने लगा हूँ, फैसल टाउन ए ब्लॉक गली नंबर 3 टोया वाली जी। मुझे उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई? मैं कहा सर एक दफा विजिट कर लें। वो कच्ची गलियां हैं और वो आज भी कच्ची हैं और यहाँ पे हम अपने आप कहते हैं जी हम कैंट में रहते हैं जी। तो फिर उसके बाद उनसे फंड लिया था, लेकिन यूनियन काउंसिल में फिर एक फंड आया, बी ब्लॉक भी मेरा हिस्सा था वार्ड का जी, जिसमें मुझे 6 से 7 गलियां थी राना इनाम साहब के घर के साथ। तो वो भी राना इनाम साहब ने मुझे बुला के मेरे साथ मशवरा करके वो बी ब्लॉक वाली गली बनाई थी हमने राना इनाम साहब के घर के साथ। उससे आगे राना नुमान साहब के घर के आगे वो लेफ्ट साहब की छोटी गली है राना। अच्छा, काम करवाने के लिए क्या जरूरी है? मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि अगर किसी महकमे से काम करवाना है जी तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपके पास इख्तियार तो मैजिस्ट्रेट के इख्तियार कैसे काम वापडा से वासा से किस तरह से काम? मैं ये जानता हूँ कि जो हमारा निज़ाम है ना आप साहब, उसमें ये है कि अगर आप किसी भी महकमे के पास जाएंगे ना, अगर आप उसको अपनी पावर दिखाएंगे फिर उसके पास अपनी पावर भी है जी, ठीक है जी। अगर आप कहें ना कि मैं वहां पे पावर से काम करा लूं, मैंने अपने जो 2016 से लेके और अभी तक जो मैंने तजर्बा लिया ना आप सब, जो इखलाक से प्यार से मोहब्बत से महकमे में जाके हम काम ले सकते हैं ना जी जी। वो हम अगर आप कहें ना हाँ कि कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे वो काम नहीं आता,
मगर अखलाक से भी नहीं आता, प्यार से भी नहीं आता। फिर आप सब वहां पे जिसको पंजाबी में कहते हैं बदतमीज भी होना पड़ता है, फिर अपना आप दिखाना पड़ता है, फिर वहां पे हमें एमएनए एमपीए की सपोर्ट भी चाहिए होती है, फिर महकमे में वो, तो ये चीजें हैं। अच्छा, जब आप काउंसलर थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, तब सुहेल शौकत भट्ट साहब एमएनए थे यहाँ पे और राना तजम्मुल साहब थे। वो 1 साल ही, तकरीबन 2 साल ही थे, 16 में हम बने हैं। और बड़ा फंड आया और सुहेल शौकत भट्ट साहब ने तो फंड काफी दिया, जी, आप लोगों ने काम भी करवाए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो उस टाइम पे हमने देखा कि उस टाइम भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का प्रॉब्लम रहा। जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन कहते थे ये मेरा फंड है और चेयरमैन कहते थे ये मेरा फंड है। तो फंड तो आपको एमएनए ने दिया, एमपीए ने भी दिया, अब भी आपको फंड्स मिलने शुरू हो गए हैं, सरदार साहब फंड्स दे रहे हैं, काम हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगर इकट्ठे होते तो क्या फंड्स और ज्यादा नहीं आ सकते थे, अल-फैसल टाउन की बहबूद के और काम नहीं हो सकते थे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया आप साहब। जब सुहेल शौकत भट्ट एमएनए ने फंड दिए थे ना हमारी यूनियन काउंसिल के लिए, तब हमारी यूनियन काउंसिल में एक ग्रुप हमारे चेयरमैन साहब का था, एक ग्रुप जो था वो हमारे वाइस चेयरमैन साहब का था। तो उसमें ना कुछ नजर नहीं आ रहा था। में थे? मैं आपको वही बताने लगा हूँ, उसमें ना कुछ नजर नहीं आया। तो जिस पे फिर मैंने राणा इनाम साहब को कहा, राणा इनाम साहब आपका मेरे साथ गिला नहीं बनता, मैंने इलाके के लिए काम करना है जी। तो तब जिन दोस्तों ने मुझे 2013 में सुहेल शौकत भट्ट की सपोर्ट के लिए कहा था, वो मेरा एक पर्सनल तल्लक था जी। तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, उन्होंने कहा सुहेल वो 6 भाई है माशाल्लाह, उन्होंने कहा सुहेल हम 6 भाई हैं, ये 7वां हमारा भाई है, तो आज से समझो कि ये भी तुम्हारा भाई है जी। तब मैं सुहेल भट्ट साहब के पास गया और मैं, आपको शायद याद होगा कि हमारे इलाके में एक गाजी शॉपिंग सेंटर है, जो खान बर्गर वाली 7 वाली मार्केट है, तो वहां पे मेरे अजीजों की दुकानें हैं। उन्होंने इलेक्शन एक लड़ा मार्केट का, वो जीत गए और वो मुझे बार बार कहेंगे बेटा ये रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। तो तब मैं पहली दफा खुद ही, मुझे कोई बंदा नहीं लेके गया, मैं खुद ही सुहेल शौकत भट्ट साहब के पास गया, जिसके साथ मेरे साथ कमोबेश अपने इलाके के 100 से करीब मेरे साथ दोस्त थे, जिसमें गाजी शॉपिंग सेंटर के लोग भी थे। तब फिर मेरे भट्ट साहब से अच्छी गुफ्तगू हुई, भट्ट साहब के साथ अच्छा एक तल्लक बन गया। उन्होंने मुझे ये गाजी शॉपिंग सेंटर का फंड दिया, ये फंड लाया। उसके बाद मैं अमीरुद्दीन पार्क गली नंबर 1 बनाई, अमीरुद्दीन पार्क गली नंबर 2 बनाई, अमीरुद्दीन पार्क गली नंबर 4 बनाई, जो जलारा को लिंक करती है। उसके साथ असरार मुगल साहब के जो घर वाला जितना आता है वो बनाया, चौधरी अशर शान मुसवा वाली गली वो सारी बनाई। यानी ये काम आपने सुहेल शौकत भट्ट साहब ने जो फंड इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कोई किरदार, मतलब वो आपके साथ गए या उनको दिया गया? नहीं, वो टीम वर्क था या ये वो गए नहीं, लेकिन ये था कि आपको पता है जब एक पैनल जीत गया, तख्ती जिधर भी लगी है वो यही लगी थी, सुहेल शौकत भट्ट एमएनए, एमपीए राणा तजम्मुल साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और चेयरमैन राणा इनाम साहब और वाइस चेयरमैन यूनुस शाह साहब और काउंसलर मियां अशरफ। सही। अच्छा, अब इस टाइम पे सरदार याद सादिक साहब हमारे एमएनए हैं जी, एमपीए हमारे सलमान रफीक साहब हैं जी। क्या सरदार साहब और सुहेल शौकत भट्ट साहब जी, आपने किसको बेहतरीन पाया कि भाई कौन ज्यादा मिलनसार, किससे ज्यादा आप काम ले सके, किनको मिलना आसान है, क्या है? मतलब इन दोनों को अगर कहें तो दोनों में से एमएनए कौन ज्यादा आवाम के करीब, या कैसे, आप कैसे देखते हैं? अगर हाफसा अगर मैं देखूं ना तो दोनों का सेम ही था। वो इस तरह के सुहेल शौकत भट्ट साहब थे, वो अगर नहीं ना मिलते थे तो उनके पीएसओ फोन उठाते थे और काम होता था फोन जी, वो मिलते थे जी। अगर जब उनसे टाइम लेते थे, क्योंकि एमएनए शिप एक एमएनए। आप साहब मैं छोटी सी मिसाल है, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकता, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। काफी दफा ऐसा हो गया कि मेरा ननिहाल फैसलाबाद में है और मैं साल में 1 महीने में 2 दफा जरूर फैसलाबाद ननिहाल जाता था। मेरे ख्याल मैं साल वहां पे नहीं जाता। तो वो फिर एक एमएनए है और एमएनए के पास नीचे 26 यूसियां होती हैं, शायद मैं गलत हूँ, या 26 हैं या 25 हैं, और फिर इतना बड़ा हल्का है। तो वो मिलते थे जब टाइम होना उनसे मिलना। और इसी तरह सरदार याद सादिक साहब है, उनसे फोन पे मेरा डायरेक्ट भी रहता है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मैं जब मैसेज करता हूँ वो मुझे जवाब भी देते हैं, फिर मैं कोई काम कहता हूँ, वो मिले ना मिले वो मेरे काम भी होते हैं जी। लेकिन ये है कि फर्क सिर्फ इतना है कि जो है ना सुहेल भाई ने, उनके साथ एक माहौल था दोस्ताना जी, तो वो दोस्ताना माहौल था। और दूसरा ये थे वो एक एमएनए थे, एमएनए उनसे हम इलाके का फंड ले लेते थे जी, उनसे हम काम ले लेते थे। सुहेल जो है ना हमारे सरदार अयाज साहब, वो एक नाम है मुस्लिम लीग नून में ना, और वो फिर वो साहब का स्पीकर भी हैं जी जी। उसमें ये है कि उनका एक वो एक मुस्लिम लीग नून में ब्रांड के तौर पे जाने भी जाते हैं और सीनियर वर्कर भी उनके
इस वजह से फोन पे राब्ता काम नहीं भी, हो पाता। राब्ता नहीं होता, राब्ता वो लेकिन करते उनके हैं, वो मिलता भी हूँ। सेक्रेटरी हैं राना आबिद साहब शायद, राना आबिद साहब वो बड़े अच्छे दोस्त जी, हैं, वो दोस्त बड़े भी नजर हैं, आते भाई हैं, भी एक्टिव हैं, नजर आते वो एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन ये है कि जो है ना काफी दोस्त ऐसे हैं अपने इलाके में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बीच में से कुछ पीटीआई के भी हैं। देखें सारे भाई हैं, हमारी एक फैमिली है। आप साहब जी। पता नहीं कल इलेक्शन उन्होंने लड़ना या मैंने नहीं लड़ना, हम्म। तो गलत नहीं, तल्लक बहा रहना चाहिए। जी और उसमें यह है कि सरदार साहब का हमें यह है कि जब हमें कहते हैं ना सर ये एक बच्चा है तो एक जगह पे काम कर रहा है तो इसका ट्रांसफर दूर हो रहा है, जी जी तो उन्होंने फोन किया है, वो रुक गया। जी, ठीक है, हम कहते हैं सरदार साहब ये एक हमारा दोस्त यानी है। काम रिस्पॉन्स आता है। हाँ जी, उधर से रिस्पॉन्स, मुझे रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, ख्वाजा सलमान रफीक साहब का कैसा रिस्पॉन्स है? सर जी यकीन करें कि अगर मुझे सियासत में अगर मेरा आगे जाने को दिल कर रहा है तो ख्वाजा सलमान रफीक की जाने उनकी वजह से, उनकी वजह हाँ, से ग्रेट यानी उनका पर्सन रिस्पॉन्स है। सर। वो मेरे नहीं ख्याल में वो एमपीए हैं या वो मेरे नहीं ख्याल में वो सियासतदान है, वो एक दरवेश बंदा है जी और उसके उसके दिल में ना जज्बा है काम करने जी का। मैं आप साहब उनको ऐसे मैसेज करता हूँ जी, कि ये इस मैसेज हॉस्पिटल का में, जवाब उनका बहुत अच्छा है। मैसेज के अलावा आप साहब उनको ऐसे मैसेज करता हूं कि ये एक मरीज है इस हॉस्पिटल में जी। है। आप साहब यकीन करें 15 मिनट बाद वो मरीज मुझे बता रहा होता है कि मियां साहब एमएस हमारे पास आ गया है। जी। अच्छा, मेरी आवाम से भी अपील है, ख्वाजा साहब तक जो बंदा पहुंचा है ना, उसका काम ख्वाजा साहब ने रहने नहीं दिया, वो चाहे उनको बिल्कुल सारा ऐसे ही दिन है। देना पड़े, जी ऐसे ही है। शाम को। लेकिन अवाम के जाने में कमी है, कुछ राब्ते में कमी है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनका पूरा राब्ता है ख्वाजा साहब के साथ। अब मैं यहाँ पे इस इंटरव्यू के तवसत से अवाम से ये कहूंगा कि आप ख्वाजा साहब के साथ राब्ते में जरूर रहें, क्योंकि ख्वाजा साहब ने आज तक ना किसी को नहीं की। आप साहब मैंने देखा है जब मुद्दर मीटिंग में मौजूद होते हैं ना, तो कोई भी बंदा आ जाए वो कहना फैज साहब अपना नंबर दें, वो उसी टाइम नंबर देते जी। हैं, फिर वो व्हाट्सअप लेते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने रात के 12-12 बजे 2-2 बजे तक भी जी। उनको मैसेज किया है, फोन किया है, उन्होंने सुना है, मैंने कोई भी काम कहा है उन्होंने कहा बेटा जरूर होगा। और फिर एक बात बड़ी अच्छी है, वो कहते हैं बेटा ये जो काम है ना ये मैं कोशिश पूरी करूंगा, जी अगर वो हो रहा है तो वो कहेंगे बेटा ये होगा, जी और जो अगर वो कह रहे नहीं बेटा यार यहाँ पे तल्लक नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा, जी, अल्लाह ने उनको भी बड़ी इज्जत दी है, जी। अल्लाह उनको मजीद इज्जत दे। उनका हमारे इलाके में आने की वजह से लोगों की पहुंच ज्यादा हो गई है अच्छा और ज्यादा मिलन हो गया है, और लोगों के अंदर मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी बढ़ाए हैं, जी जज्बा भी ज्यादा बढ़ गया है। और वो भी आप देख लें, उनको आप रोज फेसबुक पे देखें, उनके पेज पे देखें, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी घर पे बैठते हैं, उनको जब देखें वो हल्के में होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं। अक्सर मुझे दोस्त कह रहे होते हैं देखें मियां साहब आज फेसबुक पे ख्वाजा साहब इधर थे, आप क्यों नहीं बुला रहे? मैं कहता हूँ यार मेरा फोन पे रहा है उनके साथ। अभी आपके पास आने से 5 मिनट पहले मैंने उनको एक बड़ा जरूरी और बड़ा मुश्किल काम, मेरे हवाले से मुश्किल था, उनके हवाले से मुश्किल नहीं था, मैंने उनको दिया था। 8 बजे उनका मैसेज आ गया बेटा ओके हो गया आपका काम, ओके मैंने उनको थैंक्स का मैसेज किया। जी तो ख्वाजा सुलेमान रफीक हर दिल अजीज जी और हर बंदे को प्यार करने वाले, जी। मेरी खुसूसी मैं जब नमाज पढ़ूंगा और कोई भी काम अगर नेकी का करें तो मैं उनके लिए दुआ, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती सेहत दे आमीन। और वो हमारे हल्के में रहें। हमारी ख्वाहिश है कि वो अगला अगर इलेक्शन हो तो वो फिर भी इधर ही रहे हमारे पास, जी वो क्योंकि हमारे रास्ते हैं उनके साथ जी जी और हमारा हर पेज पे काम हो रहा है। जी जिधर भी मैं जाता हूँ मैं उन्हें कहता हूँ सर इधर जा रहा हूँ काम, वो कहते हैं बेटा तुम जाओ काम होगा, तुम खुद एक शख्सियत हो, जी तो अगर नहीं होगा तो मुझे बताना मैं फोन कर दूंगा। लेकिन ये हम नाम ही लेते हैं कि हम ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब के हल्के से हमारे एमपी हैं, लोग उनके नाम से सुन के ही महकमे वाले भी जो कहते हैं जी आपका काम होगा। जी, सही जबरदस्त। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की कोई कारकर्दगी बताएं, ये जो 1 साल में इन्होंने हुकूमत की है इमरान खान को हटा के, तो जो हालात हैं, ये तो हमारी बात होगी ना एमपी साहब की, लेकिन ये जो इस टाइम अवाम के हालात चल रहे हैं, जो महंगाई है, जो डॉलर ऊपर चला गया, जो पेट्रोल ऊपर चला गया और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा और मजीद बढ़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की 1 साल की कारकर्दगी बताएं जो। असल इसमें यह है कि जब आपने पहले देखा होगा, पहले जब हमारी हुकूमत चल रही थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इधर थे, तो तब मुझे नहीं समझ आया कि एक मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, खुशहाल चल रहा था, और उनको क्यों पीछे करके और एक बंदे को लाया गया जो जी अनट्रेन बंदा था, जी उसको ला के बैठा दिया गया। जी उसमें 3.5 साल में आपने देखे, हम लोगों को भी जो बड़ी बातें हैं ना वो मीडिया से पता चलती हैं। जी मैंने खुद मीडिया में सुना हुआ है कि पाकिस्तान में 70 साल में उतना कर्जा लिया है उसका हाफ कर्जा इमरान खान साहब ने 3.5 साल में ले लिया। अच्छा अब उसकी वजह से ये है कि आगे जो है ना 1 साल में आप कह रहे हैं, 3.5 साल में उसने हालात इतने खराब कर दिए। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक जो है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी शुरू की है। पहले वो पंजाब में थे, उन्होंने पंजाब भी बड़ा अच्छा संवारा, आपने देखा है, उनके चर्चे हैं, वो काम करते हैं, इधर भी काम कर रहे हैं। जो आपने बात की अभी आने से पहले मैं दोबारा मीडिया पे देख रहा था, आज उन्होंने अभी
ऐलान किया है, जो यूटिलिटी स्टोर है उनके ऊपर ऑयल और घी की कीमतें काफ़ी कम की हैं उन्होंने। अच्छा, पेट्रोल पिछले दिनों कम हुआ है, डीजल 40 रुपए कम हुआ है। अच्छा। अभी जो है वो फिर आज या मेरे ख्याल में हो गया होगा, जी। कल जो रात को आज होगा रात को पेट्रोल मिला। पेट्रोल और फिर 30 रुपए डीजल नीचे जा रहा है। जी, और उन्होंने कहा है कि जो ये बजट आएगा, इस बजट में भी हम आवाम को रिलीफ देंगे। जी। और तो ये वो वाला वो रिलीफ काम- तो नहीं है जो खान साहब जाते जाते दे गए थे और वो नहीं, इस तरह नहीं होता, क्योंकि अभी खजाना तो खाली है, ये रिलीफ खान कहाँ से देंगे? साहब ने कोई काम नहीं किया। आप साहब देखें, वो दोबारा वापस आए हैं, सी पैक शुरू हो गया, वो दोबारा वापस आए हैं, उन्होंने अपना वो गवादर वाला काम कर दिया। जी। फिर अब जैसे मैं किसी की बात नहीं कर रहा, ना मैं मीडिया की बात करने लगा हूँ, ना मैं आप साहब किसी की सुनी बात करने लगा हूँ। मेरे पास खुद जब मैंने सुहेल शौकत बट था, उन्होंने मुझे फार्म दिए थे, उन्होंने कहा बेटा ये फार्म है, इसको आप फिल करें। वो अभी भी मेरे पास कहीं ना कहीं घर पड़े होंगे। जब ये जिसका क्रेडिट जो है, लोग कहते हैं जी ये इमरान खान ने दिया, लोग इलाज करा रहे हैं, ये सबसे पहले रहीम यार खान भावलपुर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था इसकी दूसरी जो लॉन्चिंग है वो हम पंजाब के अंदर लाहौर में करेंगे। तो ये उनका प्रोजेक्ट था। जी। ये आपने काफी दफा देखा होगा, लोग फेसबुक पे भी लगाते हैं इसका पुराना, इसके पंफलेट अभी तक मेरे पास पड़े हैं। ये जब तो वैसे ही हो गया ना, जैसे ये सी और बी ब्लॉक की जगह है राजबा, ये पीटीआई ने शुरू की थी, अब राना साहब नून लीग करवा रही, तो नून लीग को क्रेडिट देते। तो फिर आप लोगों ने हेल्थ कार्ड शुरू किया था तो खान साहब ने पूरे पंजाब में दे दिया, तो क्रेडिट तो खान साहब को ही गया ना। नहीं, लेकिन क्या आप आपको साहब दें सारा नहीं, एक बात है ना, देखिए एक प्रोजेक्ट जो है आप साहब वो नहीं, शुरू इसका क्रेडिट नवाज किसको दें? किसका- अगर हेल्थ किसका? कार्ड का उधर दें, ये ठीक है। राजबा जो सीबी ब्लॉक जो राजपा सीबी ब्लॉक का आपको ये शायद शुरू तो PTI ने शुरू किया तो पीटीआई उन्हीं ने। को ही देते हैं credit। नहीं आप जैसे साहब- आप कह रहे हैं हेल्थ कार्ड नवाज नहीं शरीफ। नहीं नहीं आप साहब देखिए, उन्होंने हाँ। शुरू किया, उन्होंने जो शुरू किया उसके अंदर उन्होंने 1 फुट का पाइप था और वो भी हाफ डला है और हाफ नहीं डला था, और वो छोड़ के चले गए। वो कह रहे आगे फंड नहीं है। जी। ठीक है, अच्छा। ये राजपा के छोड़ पीछे के तो नहीं, उनकी गवर्नमेंट चली गई। आप साहब, फिर मैं ये भी कहूंगा सुहेल शौकत बट के दौर में इसका फंड आ चुका था। इसके फंड के लिए हमने सुहेल शौकत बट ने ऐलान कर दिया था। इसमें वासफ कैसी मेरे साथ था, तो बनाया क्यों नहीं? राजा शबीर मेरे साथ था। हमने इसका ऐलान करना था जी। कि ख्वाजा अहमद खान रोड और राजपा वो आप लोग की आपस की लड़ाई नहीं, है, कोई वो आपस की नहीं हो लड़ाई नहीं सकता। थी। वो आपके वो बाबा चलो, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, बड़ी अच्छी बात है। बाबा रहमते साहब आए थे और उन्होंने आके बैन लगा दिया था, जिसके अंदर हमारा ख्वाजा अहमद खान रोड भी रुक गया और हमारा ये जो राजपा ये भी तो रुक ये गया। 1 साल हो गया आपकी गवर्नमेंट है, तो बना जी। लेना था ना ख्वाजा अहमद खान, ख्वाजा अहमद खान रोड का जो बादशाह रोड भी बना लेना था। बादशाह रोड का फंड भी आया हुआ है, ख्वाजा अहमद खान का भी आया और इंशाल्लाह वो हम ही बनाएंगे। अच्छा, हाँ जी, और बांसपुरा रोड भी हमने इंडिया बनाया से था। आया हुआ बॉर्डर पे है, जो बादशाह रोड नहीं बन रहा और ख्वाजा अहमद खान। नहीं, उसमें ये होता है ना कि अब देखे ना कि आपने भी तो फिर बीच में वो पंजाब में मुझे ना कह दीजिएगा मैंने रोक दिया। नहीं आपने नहीं, पंजाब के सबसे बड़े डाकू ला के बीच में रख दिए ना अच्छा, आपने। वजीर आला परवेज इलाही। परवेज, जिसको हम डाकू कहते थे, और फिर हमने अच्छा। उनको ला के बीच में रख दिया। तो आखिर अच्छा। उन्होंने तो फंड रोकने थे। अच्छा, इसके अंदर PC1 बड़ा बना पड़ा हुआ है, 1 अरब 47 है या 45 करोड़ रुपया है, जिसके अंदर हमारे बांसपुरे से लेके जोड़े पुल और जोड़े पुल से लेके सदर फाटक तक हम आपको सीवरेज भी दे रहे हैं, जिसमें ये सारे इलाके ये हमारे ये सरदार कब होगा काम? ये सरदार याद सादिक साहब की प्रपोजल है, ये बनी हुई है। लेकिन अब देखें ना, अब तो निगरान हुकूमत भी है, अभी शायद आगे से इलेक्शन भी आ जाए। जी। लेकिन ये है कि उसके यानी ऊपर नहीं भी होगा काम, इलेक्शन के बाद ही होगा। इलेक्शन के बाद भी शर्त ये है कि आप लोगों की हुकूमत होगी तो काम होगा। तो काम कोई भी जो भी है वो पंजाब में और पाकिस्तान में और नून लीग ने किया है। अच्छा, मुझे अभी- बताया ना इमरान खान ने क्या किया है? उसने कुछ भी नहीं किया, अच्छा, कोई कुछ काम भी नहीं किया, कोई नहीं किया। अच्छा, सही, ठीक। तो नून लीग ने क्या काम? नून लीग के काम आप देख लें आप साहब, अब आप ये तो ना कहें। चलें बता दें, वो आप साहब सीधा- उनका तो सीधा हम 2-3 बता दें। बाहर लगे हुए हैं आप साहब, जी, बता दें। बाहर लगे हुए हैं मैं आप साहब। PTI का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं ना? नहीं, नहीं, तर्जुमान हूं। नहीं। आप मुझे ये बताएं कि नून लीग ने क्या क्या काम आप साहब किया? नून लीग ने काम किया। आप कभी रायगढ़ जाएंगे तो देखिएगा, रायगढ़ जी। में बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बना है। अच्छा, लोग कहते हैं जी इन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाए। ये तो आप जंगल में मनावा- नाचा किसने देखा, मतलब हमने तो नहीं देखा। वो आप गए नहीं ना, मैं तो जाता हूँ ना। जी, जी। मनावा में सुहेल शौकत बट ने किया, अच्छा। 1122 का इफ्तिताह सुहेल शौकत बट ने किया। अच्छा, आप साहब ये देखें, नून लीग के दौर में बने हैं ना। जी, जी। उसके बाद PKL आई, जी। ठीक है, वो इतना अच्छा हमारा प्रोजेक्ट था, वो बाबे रहमते साहब ने आके उसका सारा निजाम खराब कर दिया। अच्छा, अच्छा। तो वो किसने करवाया? कोई इमरान खान साहब ने किया। ऐसा काम बताया। मोटरवे उन्होंने बनाई, जी। हेल्थ कार्ड जो आप कह रहे हैं उनको क्रेडिट दे रहे हैं, ये बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने किया। सी पैक उन्होंने शुरू किया जी। और ग्वादर उन्होंने शुरू किया। ये सही। उनके दौर के प्रोजेक्ट हैं, सारे ये बड़े मुस्लिम प्रोजेक्ट लीग हैं। उनके हैं। आम अब सिर्फ इमरान खान साहब ने एक वो हॉस्पिटल बनाया जिसकी जगह भी मियां नवाज शरीफ ने दी, उसमें पैसे भी मियां नवाज शरीफ ने दिए, वो आगे से उसको फंड पे चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उसका ही बड़ा बस क्रेडिट लेता रहूं। जी, चलो ठीक है। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है कुछ बताने को। कुछ नहीं है उसकी जी। बुनियाद भी मियां नवाज शरीफ साहब की। ठीक हो गया जी, ठीक है। इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सिवाय नहीं आप सब आप देख लें। अच्छा। मैं छोटा सियासतदान हूँ, अच्छा, आप मेरे से ज्यादा आप मेरी बात सुने ना, जो सबसे ज्यादा मेरे दिल में है। इमरान खान ने सिर्फ ये किया कि मेरे नौजवान को
जी। बदतमीज किया। अच्छा अब सब मैं खुद गवाह हूं, जिधर बैठ के किसी के साथ थोड़ी सी बहस करते हैं वो आगे से बदतमीजी शुरू कर देता है। जी ये सपोर्टर नहीं होते, जी ये वोटर नहीं होते, जी उन्होंने बदतमीजी फैलाई ज्यादा, जी एक तहजीब खत्म हो गई। अब साहब मुझे इतना पता है, आप भी इस चीज को एग्री करेंगे। जी। तो और खान साहब आपके को साथ एक 5 दफा साल बात भी हुई थी और आपने इसका डिबेट भी किया था मेरे जी। साथ। अगर हमारे बड़े कह देना बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे, हम कहेंगे जी ठीक है, क्योंकि वो वालिद है, जी वो बड़े हैं। इसने ये किया है कि बाप कह रहा था बेटा ऐसे, बेटा आगे से कहता नहीं अब्बा जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है। ताने बताई नहीं है। जिस अब्बे ने बेटे को पैदा किया है उसके लिए वो दिन रात मेहनत की है, उसके वो कहते हैं ना कि जी मेरे एम चिट्टे नहीं हो गए थे। आप सब ये बिल्कुल मिसाल ये ठीक है अच्छा जी। अच्छा ये जो 9 मई का वाकया हुआ है जी, आप इसकी मजम्मत करते हैं? आप सब देखें हमारी जो फौज है ना, जी जी आप हमारी दोनों 1965 और 1971 वाली जो जंगें हैं वो जी। देख लें। और मुझे ये भी क्रेडिट हासिल है, मेरे दादा अबू ने दोनों जंगें लड़ी दोनों हैं। जंगें। मेरे दादा अबू भी फौज में थे, मेरे जी। वालिद साहब भी फौज में थे, मेरे फूफा जी भी फौज में थे, मेरे मामू भी फौज में थे। जी। तो बात ये है वो उनकी पूरी स्टोरी जो वो जंग की है ना, मैंने अपनी जुबानी सुनी हुई है। और ये आपकी दोनों जो जंगें हुई हैं उससे पहले भी जलाना मौजूद था। जी। और अब्बा जी बताते हैं कि यहाँ मुजरे बनाए तो जी। हमने ये जो जंगें दोनों देखी हैं, जी। तो इतनी कुर्बानियां दे के जी। हमने मुल्क बनाया और कुर्बानियां जो हैं वो फौज ने दी। बात ये है आप साहब, ये जो आपने जलसा जुलूस करना है मतलब जी, जिन्होंने जी। शहीदों को जो है बाकी उनकी जो भी थी वो उनको किया इन्होंने तबाह किया या जिस तरह भी, वो तो काबिल मजम्मत है, उसका तो कोई भी नहीं कह सकता कि ठीक हो। लेकिन जो वर्कर जो मौजूद नहीं थे और जिनको उठा के लेके जा रहे हैं, यानी वो पीटीआई का बस वर्कर है तो उसको उठा के लेके नहीं जा आप सब मुझे तो कोई क्या आप मुझे कोई एक बंदा दिखा दें कि जो वहां पे नहीं था उसको उठा के ले गए हो। अच्छा ठीक है उन्होंने ऐसे नहीं किया। जी नहीं आप साहब वहां पे जिस दिन ये वाकया हुआ है जी जी और मतलब अभी पीटीआई का कोई वर्कर सामने नहीं आ रहा वो नहीं आप साहब, जैसे मैं आपको बताना हूँ, जैसे ये वाकया हुआ है ना, जी जी तो मैं ऑफिस में था, तो हमें जब पता चला कि इमरान ये लोग बाहर निकल आए हैं सड़कों पे, तो ऑफिस ऑफ हो गया 3 बजे, 2 बजे या 3 बजे ऑफ हो गया। तो मैं खुद इधर से आया हूँ जी और मैंने जितने लोग लिबर्टी से उधर जाते देखे हैं, मैं भी उधर से ही गुजरा हूँ। वहीं से मैं कैंट से अंदर से आया हूँ। जब मैं कोर कमांडर के पास से गुजरा हूँ, बादशाह रोड से मैं जोड़े पुल आया हूँ, आपसे मैं भी गुजर के आया हूँ। जी जी मेरा भी नंबर वहीं से गुजरा है, मुझे क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने? जी आप सब जो बंदा 2 से 3 घंटे या 2.5 घंटे वहां पे सिमें यूज हुई हैं, जी, लोग जी, रहे जी, हैं, जी। उनको उन्होंने पकड़ा जी। है। लेकिन आप सब देखें, अगर कानून के मुताबिक उनको सजा दे देनी चाहिए। आप सब उनको पकड़ा, कोई ठीक ज्यादती पकड़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं, ज्यादती किसी के साथ भी नहीं हो रही। मतलब कानून आप सब के जो मुताबिक बंदा एक बंदा अपनी नहीं, आप कहते हैं कानून अपने- के मुताबिक क्या ये कानून कहते हैं आप? कानून के मुताबिक होना चाहिए। जी। दूसरा ये है कि जो बंदा खुद वहां पे खड़ा होके अपने सोशल मीडिया पेज पे लगा रहा है डंडा पकड़ के और जी, दिखा जी। रहा है, किस जाहिर फौज को बात है, दिखा रहा है, कानून किस फौज को को दिखा रहा है ना, किस फौज उस अपनी फौज को दिखा रहा अपनी है। फौज। मैं कहता हूं कि हमारी फौज का बड़ापन है कि वो अपनों के ऊपर वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं वो चुप करके बैठे रहे। अच्छा सर, अपनों ने जलाया अपने ही घर को। अपने ही घर। हाँ, हमने अपने घर को जलाया ना। सर आप अगर ये इनको ऐसा ना किया, इनको ना पकड़ा, मैं तो कहता आगे से और हूं इन लोगों को इब्रत का निशान इसलिए बनाना चाहिए कि आप सब आगे से फिर जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होगी, जिसका भी कोई ना कोई पसंदीदा लीडर पकड़ा जाएगा, वो तो फौज के घर की तरफ मुंह कर अच्छा रहा है। आपके घर के पास ही एक हमारे सीनियर सियासतदान मियां आमिर खलील साहब रहते हैं। जी पीटीआई ने उनको अजीज भट्टी टाउन का सदर भी बनाया, इज्जत भी उनको मिली, एक बड़ा ओहदा उनको जी, मिला। जी। आप उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, कुछ बताएं उनके बारे में। सर वो हमारे इलाके की एक शख्सियत है, उनका एक नाम है और वो बड़ी देर से इलाके के लिए जद्दोजहद कर, पहले वो समाजी भी रहे, जी फिर वो सियासी भी रहे, उन्होंने काफी इलेक्शन भी लड़े, फिर वो उन्होंने एक नाज़म का इलेक्शन भी लड़ा। जी। मेरे बड़े अबाओ जदाद, मेरे दादा और मेरे चचा उनको प्यार भी करते थे क्योंकि उनका घर हमारे घर के पास था, एक अच्छे तल्लक थे। हमारी भी राय उनके लिए अच्छी है। देखिए आप साहब, अपने इलाके में कोई भी बंदा हो ना, उसका नाम होगा तो हमारे इलाके का नाम होगा। बात तो ये है ना, जैसे हाफिज शहबाज ने इलेक्शन जीत लिया, हाफिज शहबाज मेरा दोस्त है, मैं कहीं भी बैठूंगा, जैसे अभी भी मैं अपने ऑफिस में कहता हूँ आपके क्लास फेलो मेरे दफ्तर में है, तो वो जब मुझे पूछते हैं सुनाओ जी हमारे दोस्त का क्या हाल है, मैं कहता हूँ जी आप सब आजकल पेज चला रहे हैं, आप सब आजकल। तो बात ये है कि मियां आमिर खलील साहब एक नाम इलाके के, पहले वो जमात इस्लामिया में रहे, उसके बाद वो पीटीआई में चले गए, तो उन्होंने मेहनत की। मैं कहता हूँ वो मेहनत कर रहे थे तो अभी भी वो करेंगे आगे से ज़्यादा। उनका एक बैकग्राउंड उन्होंने सियासी बना लिया हुआ है। आप सब ये एक शौक भी है और एक ये बंदा जब चाहे भी ना फिर छोड़ नहीं सकता सियासत। क्यों बंदा कहता है यार मैंने कुछ नहीं करना, फिर भी 2 बंदे जब आए थे ना ये मेरा काम है, तो बंदे की फिर ये होता है यार इसको मैं वापस ना भेजूं। जी तो अच्छा, बड़ा मेच्योर बयान है जी आपका। अच्छा एक और साबका काउंसलर है जी, आपके दोस्त भी हैं, खुर्रम सनाउल्लाह साहब ए ब्लॉक में, उनके बारे में अपने ख्यालात का
खुर्रम सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े भाई हैं जी। उन्होंने वो एक समझ लें कि गुप्त सियासत करते हैं इलाके की। अगर वो अपनी दुकान पे भी बैठे हैं, कोई भी बंदा उनके पास चले गया है, क्योंकि उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था उसके बाद हमारे डिप्टी मेयर जो है अभी हमारे डिप्टी मेयर थे अपना हाजिरा रखा साहब, उनके साथ फिर उन्होंने मिलकर इलाके के लिए काम किए। अभी तक काफी गलियों में उनकी तख्तियां भी लगी हुई हैं, इसका मतलब उन्होंने काम किए हैं तो लगी हुई है ना। तो वो काम भी उन्होंने इलाके के लिए किए हैं। और फिर उन्होंने नॉन लीग के साथ जब उन्होंने अनाउंस किया था मैंने इलेक्शन लड़ना है नाजम का, तो उनके साथ मैंने कागज जमा कराए थे। मेरे कागज उन्हीं के पैनल में थे, जिसकी वजह से शायद गालबन मुझे टिकट नहीं मिल सकी, क्योंकि पैनल जो था वो राना इनाम साहब का अप्रूव हो गया, उनको टिकट मिल गई थी। तो खुर्रम भाई इलाके के लिए काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने ए ब्लॉक में जो एंड वाली साइड है राना साहब के साथ मिलके वो गलियां हैं, काफी मसले हैं लोगों के, वो हल हो रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अच्छा सर, अब आखिर में आखिरी सवाल है, जलारा ट्यूबवेल के बारे में बताएं जी, क्या उसका हिस्ट्री? हाँ साहब, आपने जलारा ट्यूबवेल का पूछा है, लेकिन मैं अपने ख्याल इजहार से दो चीजें ज्यादा आपको बतानी चाहता हूँ। अब साहब जब जलारा गांव था ना, तो इसके सामने एक ना ट्यूबवेल सरकारी बम्बी लगी होती थी, उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा था, जिससे हमारे पूरे गांव को लाइट मिलती थी। लाइट मिलती थी, आबादी बढ़ती गई लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा, वो वही रह गया। जिसकी मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि मेरे चाचा जान अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनका नाम तो हाजी तारक महमूद था, लेकिन वो बोली के नाम से मशहूर थे, हाजी बोली साहब, मियां बोबी साहब के वाले साहब। तो उन्होंने 2006 में गालबन हमारे एक मेहर बशीर साहब लैंडमैन हो गए, लैंड सुटना भी यान बड़ा एक नाम था, उनको वो प्रपोजल दी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना आप सब जुतियां घस जानियां। वो प्रपोजल जी सी आप साहब साड़ी पास नहीं हुई, साड़ी जलारा नूं बत्ती नहीं मिली। उसके बाद फिर आप साहब मेरा पहला मिशन था कि यार इसको मैं करवाऊंगा। तो हमने अपनी एक गली में ना गोला तार डलवानी थी, एक गली में गोला तार डलवानी थी, वो मेरे घर की बैक साइड थी, और वहां पे हमारी एक छोटी मस्जिद थी उस गली में। तो आप साहब मुझे पता चल गया था कि उसको काम कैसे करते हैं, जिसमें चाचा जी रोज डिफेंस जाते थे सर्कल, जिसमें बॉबी जाता था, जिसमें मेरे वाले साहब साथ जाते थे, उसके बाद मैं दफ्तर से आके जाता था। और एक दिन तो सबने कह दिया कि भाई ये पढ़ाई कागज, भाई ये काम नहीं हमसे होना, वो हमने करवाया, वो हमें पता चल गया महकमे में। दूसरा काम हमने आप साहब जो करवाया वो चलारा वाली जो प्रपोजल थी वो करवाई। वो जो मैंने करवाई वो मैं 2-3 साल में करवाई, 2-3 दफा उसको रिवाइज करवाया। और सबसे बड़ा मसला हमारी अवाम का है, पहले कहते हैं काम नहीं होता, काम नहीं होता। जिस दिन आप साहब आप काम ले आएंगे, वही बंदे बाद में कहेंगे काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप कहेंगे नहीं इसको ठीक करना है, फिर उसके ऊपर स्टे आते हैं। उस प्रपोजल के ऊपर आप साहब स्टे आ गया। फिर 8 माह आप साहब उसका मैंने केस लड़ा, महकमा नहीं था लड़ रहा बापटा, उसके ऊपर मैं खुद उसकी पार्टी बना, वो मैंने बनाई। उसके ऊपर मुझे पता चल गया, मुझे दिन में तारे नजर आए कि काम किसको कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा काम था आप सब वो जलारा वाला ट्यूबवेल। जलारा वाला ट्यूबवेल में ये था कि ये मुंतकिल था इशफाक चौक का, ठीक है, सैयद शौकत बट एमएनए था, रोड हमारा बन रहा था, रोड के इवज हमारा अमीरुद्दीन पार्क का सीवरेज डैमेज हो गया, जिसकी वजह से मैं उसके पास गया। उसकी मेहरबानी, उसने हमें दोबारा फंड दिया, फिर हमने इसका सीवरेज नया डाला। जब हमने इसका सीवरेज डाला, पहले सीवरेज हरबंसपुरे रोड के सीधी साइड पे था, फिर ये उल्टी साइड पे आया। जब ये उल्टी साइड पे आया, अब साहब सीवरेज जो था वो मेन लाइन थी बड़ी 1.5 की, और 12 फुट गहरी है जमीन में, जो जोड़े पुल वाला डिस्पोजल है, जो पूरे अमीरुद्दीन पार्क को और कुछ जलारा के हिस्से को हैंड करता है, पानी उधर आता है। उसमें अब सब ये हुआ कि हमारा पानी का जो पुरानी लाइन थी जो ट्यूबवेल को अटैच करती थी वो टूट गई, और वो टूट भी काफी जगह से डैमेज हो गई। मैं दोबारा सैयद शौकत साहब भट्ट साहब के पास गया, वासा के पास गया, उनकी दोबारा मेहरबानी समझ लें कि उन्होंने वो सारी लाइन नहीं डलवा दी। जब वो नहीं डलवाई तो मुझे एसडीओ साहब ने कहा कि यार ये ना ट्यूबवेल भी यहाँ से खत्म होना है। मैंने राना इनाम साहब को बताया कि कह रहे हैं जी ट्यूबवेल खत्म होना है, ये कहते हैं हाँ जी ट्यूबवेल खत्म होना ही होना है। तो वो कहते चलो इसको इधर उधर करवाते हैं। मुझे पता चला कि आपको पता है कि मंजूर भट्ट साहब जो हैं वो कोऑर्डिनेटर थे सैयद शौकत भट्ट साहब के, तो जो बंदा कोऑर्डिनेटर सैयद शौकत भट्ट का हो तो समझे वो खुद ही एमएनए, तो वो चाहते थे कि मैं इसको ताजपुरा ले जाऊं, क्योंकि उनके अच्छे तलक थे मलक शौकत साहब जो साहब हमारे नॉन लीग के थे, अब नहीं है, उनके साथ मिलके। एसडीओ साहब ने मुझे कहा कि ये ट्यूबवेल अगर उधर चले गया तो ए और बी ब्लॉक में पानी कोई नहीं आना, हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी। उसके पीछे फिर एफर्ट की, इसको एफर्ट करके तो मंजूर भट्ट साहब को भी बुलाया, उनसे कहा कि उनकी मेहरबानी यार आपकी मेहरबानी जाने दे इसको करके। तो सारे कहें जी इधर जगह ही नहीं है तेरे पास, इधर तेरे पास जगह ही नहीं है। तो वो वाकई तब रोड अभी नहीं था बना और जगह नहीं थी, तो वो फिर एफर्ट की, क्योंकि पहले वहां पे जलारा कब्रिस्तान के बाद फिल्टर लगवाया था, उसके साथ ही फिर ये ट्यूबवेल की जगह दी, जगह देके इसका बोर करवाया। जब कमरा बनवाया तो आप साहब 2018 में हमारी हुकूमत चले गई, नई हुकूमत आ गई। नई हुकूमत में फिर आप साहब इसको हम तो रन नहीं कर सकते क्योंकि महकमे में जाते थे। और एक सबसे बड़ी जो सियासतदानों की बात है, मैं सबको मैसेज दूंगा, ये मेरा मैसेज है, हुकूमत चाहे जिसकी मर्जी हो, अगर मैं नॉन लीग से हूँ, अगर मेरी हुकूमत चले जाती है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ
तो बराए मेहरबानी कोई भी बंदा जो है वो, अगर वो किसी भी पार्टी से है, वो किसी महकमे को ये ना कहे भाई ये दूसरी पार्टी का बंदा है, हुकूमत हमारी है, इसका काम नहीं करना। आप साहब इसको, ये चीज मुझे बड़ी फेस करनी पड़ी है जब पीटीआई की हुकूमत आई है। यहाँ तक के स्वीपर तक को कहा गया कि जी वहां पे झाड़ू नहीं देना, और अगर मैं स्वीपर से काम कराता था वो इज्जत करते थे, तो फिर उनको अगर कोई ट्यूबवेल वाला ऑपरेटर बेचारा ट्यूबवेल चला देता था हमारे कहने पे, तो आप सब क्या होता था, वो गरीब बंदा 20-25 हजार पे वो सैलरी पे काम करता है, तो उसको ट्रांसफर कराते या मुअत्तल कर देते थे। उसकी एक जिंदा मिसाल है, आज भी एक बंदा मुअत्तल है, और वो बेचारा जब मिलता है वो कहता है कि यार देख लो कि मुझे बस एक ट्यूबवेल चलाने पे मुअत्तल किया तब का। तो ये मेरा सबके लिए मैसेज है, आप सब जितने भी सियासी अवामी काम में, चाहे मैं हूं, चाहे कोई पीटीआई का बंदा है, कोई भी है। अब मेरे पीटीआई के सब दोस्त हैं, मेरा ये किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, मेरे में कोई गलती होगी वो सब ठीक है, सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनके लिए मैसेज ये है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, हुकूमत उनकी है, तो वो कहें यार ये मेहनत कर रहा है, काम नहीं रोकना चाहिए, और अगर वो काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए। उसकी मिसाल ये है कि अब सब जब ट्यूबवेल रुका, इसकी फाइल मैंने मेरे साथ इसके कंधे से कंधा लगा के अब्दुर्रहमान, वो भी छोटा भाई है, वो चला। अक्सर मैं दफ्तर होता था तो पीछे महकमों में, डिपार्टमेंट में वो जाता था, तो उसकी पूरी फाइल थी जो मैंने आपको दिखाई भी हुई है। वो पूरी फाइल हमने, असरार मुगल साहब हमारे घर आए, उनको हमने कहा कि यार तुम्हारे अच्छे ताल्लुक हैं आमर खलील साहब के, क्योंकि पार्टी बेस पे आप उनके साथ जाते हो, तो यार ये फाइल ले जाओ उनको को। उन्होंने फाइल पकड़ी और जाके सर्कल में दे दी, और उसके बाद उसके ऊपर परसू नहीं हुआ। दोबारा फिर जब सुलेमान रफीक साहब थे, इनके साथ थोड़ा सा मिलके मैंने उसका परसू किया। उसमें हमारे तो थोड़ी देर के लिए जो गवर्नमेंट आई थी, हमजा सबाज साहब उसमें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है ना, ये नहीं कि मेरे ट्यूबवेल का क्रेडिट, देखिए जिस बंदे ने अपने इलाके के लिए मेहनत की है ना, उसका नाम लेना चाहिए, चाहे मैं उसके मुखालिफ। जी आप सब बड़ापन ये है, चाहे मैं उसके मुखालिफ, जिसने काम किया। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त इलाके का हर दिल अजीज, उसको आप भी मानेंगे, मेरा पूरा इलाका मानता है। उसके आने की वजह से हमारे इलाके की जो रोशनी है ना वो ज्यादा हुई। बिलाल अवान साहब, बिलाल अवान एक ऐसा क्रेडिट है, उसने चाहे चुंगी हो, बदर कॉलोनी हो, अल्ताफ कॉलोनी हो, गुलदस्तान हो, बादशाह रोड हो, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, जोड़ेपुर, उसको जब फोन किया, जितने मैंने अमीरुद्दीन पार्क में 2 100 केवी के ट्रांसफार्मर वो चेंज कराए, अमीरुद्दीन पार्क में एक नया लगाया, मैंने जलारा कब्रिस्तान के बाहर ट्यूबवेल था, वो ट्रांसफार्मर था 100 से 200 केवी कराया। जलारा में बाहर ये जो प्रपोजल थी वो उसके साथ बिलाल अवान मेरे साथ था, उसको मैंने अप्रूव कराया। बाहर मैंने अंदर एक ट्रांसफार्मर 200 केवी का लगवाया, बाहर मेरा 100 का था, उसको दोबारा 200 का करवाया। जलारा कब्रिस्तान वाला जो ट्यूबवेल है, इसका जितना भी कनेक्शन वासा का जो बिलाल अवान ने करवाया। बिलाल अवान सर जो है वो कोऑर्डिनेटर टू सरदार अयाज सादिक सर, वो एक बाबा के मामला, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि तोहफा है वो एक इलाके के। मैं ये नहीं कहूंगा, आप कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेटर है सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने मैं कहता हूँ कि वो अपना अल्लाह पाक ने जो उसको इज्जत दी है ना, वो टैलेंट, वो लेस्को का चीफ है बिल्कुल, और हमारे इलाके के लिए उसने अपना एक तल्लक बनाया है, बड़ा काम किया है। बिलाल अवान का जितने भी इंटरव्यू किए सबने नाम लिया। जी नहीं, वो भाई है और भाइयों की तरह डील करता है जी, बहुत। फिर वो जो ट्यूबवेल जो है, जब हमारी हुकूमत आई, उसमें दोबारा उसके ऊपर पीछे गए, और बिलाल अवान साहब, फिर हमारा रुक गया कनेक्शन उसका। बिलाल अवान साहब का रोल था, उसमें ट्रांसफार्मर लेके आए, उसमें वो मीटर लेके आए, वो लगवाए सारे। उसमें ये है कि उसके बाद फिर हमारा रोल हमने वो पाइप लोरिंग करवाई, जिसमें सरदार साहब को कहा, उन्होंने एमडी से कहा, सुलेमान रफीक साहब के साथ मैं हर टाइम राब्ते में था, तो इसको लगवाया। अच्छा, फिर के लिए अनथक और दिन रात चल गया, पिछले जुमे वाले दिन का चल गया। सरदार साहब के भाई फौत हो गए थे, वजह सुलेमान रफीक साहब उस दिन इजहार यकजहती फौज के साथ कर रहे थे, उस दिन वो अपग्रेड होके मैंने उसको चला दिया था। और अपने जो अब कोई इलाके के जो बुजुर्ग है, जो इलाके के हाँ जी उसी दिन चला दिया था। और फिर मैंने अपनी पोस्ट पे मेंशन किया, जिस गली में पानी नहीं आ रहा मुझे बताया। अच्छा, फिर लोगों ने मुझे बताया फोन पे, और मैंने कहा है, और फिर दौड़ जाके मैंने पूछा भी है, और सुलेमान रफीक साहब को मैंने जाकर बताया भी है। उन्होंने कहा बेटा चला दिया है, पानी आ रहा है। इफ्तिदा की कोई बात नहीं, वो बाद में, मुझे इफ्तिदा की लालच नहीं है। आप कहते हैं कि आप मेहनत करो, चर्चा उसका खुदा देता है, अल्लाह ने इसी वजह से इज्जत दी है। अशफाक चौक वाला ट्यूबवेल जो है वो तो नहीं बंद होगा? नहीं, आप सबको मैं बताना भूल गया कि जब मैं गया और मेरे साथ जब पहले जो एक्शन थे ना, उन्होंने कुछ पेपर मांगे, वो दिए, कुछ चीजें दी। उन्होंने कहा यार एक बिल जो है ना वो पे नहीं हुआ जोड़ेपुल ट्यूबवेल का, और जोड़ेपुल ट्यूबवेल बंद हो गया हुआ है, उसका वो बिल अगर आप पे करवा दो ना,
बाटा ने कहा। तो हम इस तरह करेंगे कि यार अपने इलाके के लिए ना हम दोबारा फाइल तैयार कर लेते हैं, हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना इशफाक चौक वाला मुंतकिल, हम जोड़े पुल मुंतकिल कर लेते हैं क्योंकि वो तो पहले से ऑलरेडी बंद है। तो हमने फिर इसकी फाइल तैयार की, इसका तकरीबन को गालबन 75,000 का बकाया था, वो बिल भी मैंने जमा करवाया बाटा में, वो भी मेरे पास है। अच्छा जी, वो फिर करके फिर इसकी जितनी चीजें लगी थी उसकी पिक्चर खींच के वो मैंने आपको दिखाई थी, वो सारी मैंने जाके बाटा में भी दी और वासा में भी दी। वो फिर जो चीजें यहाँ थी वो भी उधर मुंतकिल गई, कुछ नहीं चाहिए थी वो भी गई, और जितनी अपनी जरूरत थी वो भी की, और जो मैं कर सकता था उसके लिए मैंने किया, वो मुझे बताने की जरूरत है अपने से। लेकिन ये है कि हमारे उनका नाम आना चाहिए, बहुत अच्छे हैं। मेंटेनेंस के अरसलान साहब हैं, वो मेरे पास अभी तक भी रास्ते में है, और जो हमारे एक्सियन है वासा के वो ज़ुएब साहब हैं, वो अभी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी रास्ते में हैं, वो काम कर रहे हैं। वासा वाले भी बड़े अच्छे हैं, वाटा वाले भी बड़े अच्छे हैं, काम करते हैं जब जाते हैं। तो वो फिर ये ट्यूबवेल चल गया इंशाल्लाह। अगर ख्वाजा साहब कहेंगे प्रॉपर, क्योंकि पीछे ये सुना था ना कि जी मियाँ साहब ट्यूबवेल इसलिए नहीं चला रहे कि इफ्तिदा का मसला है। मुझे कभी किसी चीज की इफ्तिदा की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे खुद ही इतना नाम दे दिया, जहाँ पे खड़े हो जाए वहां पे इफ्तिदा ही होता है। अल्लाह का शुक्र जी। ये थे हमारे नौजवान साबिक काउंसलर मियाँ शराफत साहब। बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, बल्कि हमारी सोच से ज्यादा अच्छी बातें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्हीं की तवज्जो से हम ये भी कहेंगे कि एक और नौजवान है बिलाल अवान साहब, जो कि हमारे इलाके के लिए तोहफा है। हम चाहेंगे कि बिलाल अवान साहब भी हमें इंटरव्यू दें और अपने टैलेंट के बारे में नए नौजवानों को बताएं कि वो किस तरह से इतना काम कर लेते हैं। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।